नमस्कार दोस्तों, थिंगाइस में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज हम नीति शास्त्र यानी एथिक्स विषय पर चर्चा कर रहे हैं, जिसमें हम शासन व्यवस्था में नीतिपरक तथा नैतिक मूल्यों का सुदृढ़ीकरण, स्ट्रेंथनिंग ऑफ एथिकल एंड मोरल वैल्यूज़ इन गवर्नेंस, इस विषय पर चर्चा करेंगे। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। शासन व्यवस्था में नीतिपरक तथा नैतिक मूल्यों का सुदृढ़ीकरण। सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट देखते हैं, परिचय। फिर उसमें उपाय देखेंगे कि क्या क्या उपाय किए जाने चाहिए, किस तरीके से शासन व्यवस्था को अच्छा किया जा सके। फिर उसके लाभ देखेंगे कि क्या क्या लाभ हमें मिल सकते हैं। शासन व्यवस्था में नीतिपरक तथा नैतिक मूल्यों का सुदृढ़ीकरण एक बारगी यह आशय पैदा कर सकता है, क्योंकि शासन व प्रशासन तथ्यों के आधार पर कार्य करता है। इन परिस्थितियों में निर्णय तार्किकता, आंकड़ों के आधार पर लेने पड़ते हैं, न कि नैतिकता के आधार पर। अगर नियम विनियम और विधि के आधार पर निर्णय ना लिए जाए तो इससे लोक सेवक के निर्णय पर सवाल भी उठ सकता है, किंतु समय के साथ इस अवधारणा में परिवर्तन आया है। अब शासन का स्वरूप पुलिस राज्य तक सीमित न होकर व्यापक हो गया है, जिसमें सामाजिक न्याय, नागरिकों का सशक्तिकरण, नागरिक केंद्रित प्रशासन, सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस इत्यादि प्रमुख हैं। कुल मिलाकर वर्तमान समय में कल्याणकारी राज्य यानी वेलफेयर स्टेट की प्रवृत्ति मौजूद है। वेलफेयर स्टेट यानी कल्याणकारी राज्य के प्रशासन में उच्च नैतिक मूल्य, हाई वैल्यूज़, मॉरल्स एंड नैतिक मूल्यों का सुदृढ़ीकरण अपरिहार्य हो जाता है, जिसे हम उपर्युक्त केस स्टडीज़ के संबंध से सरलतापूर्वक समझने का प्रयास कर सकते हैं। शहर के किसी अत्यधिक भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में सड़क किनारे अर्थात फुटपाथ पर पटरी दुकानदारों की मौजूदगी होने के कारण लोगों के आवागमन और सुचारू परिवहन की व्यवस्था में बाधा पहुंचती है। इस समस्या के समाधान के लिए यह आवश्यक है कि इस क्षेत्र में इन दुकानों को हटाया जाए। इन परिस्थितियों में प्रशासन के समक्ष अनेक विकल्प मौजूद हैं, जैसे कानून या पुलिस बल पर इन दुकानों को बलपूर्वक यहाँ से हटा देना, इन दुकानों के व्यक्तियों से वार्तालाप करके, बातचीत करके उन्हें अन्यत्र स्थानांतरित कर देना। उपर्युक्त प्रकरण में अगर प्रशासन पहले विकल्प को चुनता है तो इससे नागरिकों में हिंसा का भाव उत्पन्न हो सकता है, क्योंकि शासन के इस कृत्य से उनकी आजीविका प्रभावित होगी। वहीं अगर दूसरे विकल्प को चुना जाएगा तो यह शासन में उच्च मूल्यों की सुदृढ़ता को बदलाता है। अन्यत्र स्थान पर इनको सुगमतापूर्वक स्थानांतरित करके इनकी आजीविका भी प्रभावित नहीं होगी। यह शासन व्यवस्था में समानुभूति, करुणा, दया जैसे मूल्यों को बतलाता है। शासन व्यवस्था में समानुभूति एक एम्पैथी एक महत्वपूर्ण मूल्य होता है, जिसमें व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की मनोस्थिति को सटीकता से समझ पाता है। शासन व्यवस्था में नैतिक मूल्यों की सुदृढ़ीकरण से सामाजिक न्याय के साथ ही लोकतांत्रिक शासन को मजबूती प्रदान करते हैं। शासन व्यवस्था में नीतिपरक तथा नैतिक मूल्यों के सुदृढ़ीकरण से तात्पर्य शासन में उच्च नैतिक मूल्यों जैसे जवाबदेहिता, पारदर्शिता, समानुभूति, करुणा, सत्यनिष्ठा को बढ़ावा देने के साथ ही शासन में नैतिकता की उपस्थिति से है। शासन में नैतिक मूल्यों तथा नैतिकता नैतिक शासन की दिशा में अग्रसर होती हैं। एक अच्छे शासन के अनेक मापदंड होते हैं, यथा सरकारी प्रभावशीलता, भ्रष्टाचार की अनुपस्थिति, विधि का शासन, सरकार तक नागरिकों की पहुंच इत्यादि। इन मापदंडों के कुशल अनुपालन के लिए लोक प्रशासन में उच्च नैतिक मूल्य अति आवश्यक हैं। वस्तुतः स्वामी विवेकानंद सदाचार को स्वस्थ समाज के निर्माण का आधार मानते हैं, तो वहीं सुकरात सद्गुणों के विकास पर बल देते हैं। सद्गुण व सदाचार का संबंध नैतिकता से है। इसके अलावा अरस्तु ने दार्शनिक राजा की बात की है, जिसमें राजा को विवेकशील प्रशासक बताया गया है। स्पष्ट है कि शासन की बागडोर उसी व्यक्ति को सौंपी जा सकती है जो नैतिक मूल्यों से सुदृढ़ हो। शासन व्यवस्था में नीतिपरक तथा नैतिक मूल्यों के सुदृढ़ता के उपाय। निर्वाचित जनप्रतिनिधियों तथा चयनित अधिकारियों दोनों में ही नैतिक मूल्यों के सुदृढ़ीकरण की आवश्यकता है। यह सुदृढ़ीकरण निर्वाचन या चयन प्रक्रिया के दौरान, निर्वाचन या चयन प्रक्रिया के बाद प्रशिक्षण के द्वारा या सेवा काल इन सर्विस में किया जा सकता है। निर्वाचन या चयन प्रक्रिया के दौरान ड्यूरिंग द इलेक्शन और सिलेक्शन प्रोसेस चुनाव सुधार सबसे पहले आता है। अगर किसी भी विधायक
या सांसद के विरुद्ध कोई आपराधिक मुकदमा होता है तो उसकी सुनवाई विशेष न्यायालयों में होनी चाहिए, स्पेशल कोर्ट्स होने चाहिए और निश्चित समय सीमा, एक टाइम लिमिट में निर्णय की बाध्यता होनी चाहिए। उसके बाद जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के अंतर्गत चुनाव लड़ने से रोक दिया जाना चाहिए। जो राजनेता या प्रतिनिधि संविधान की मूल भावना के विरुद्ध कार्य करते हैं उनके लिए नियम अधिक कठोर होने चाहिए। जैसे कोई सांप्रदायिक हिंसा भड़काने में अपराधी सिद्ध होता है तो आजीवन प्रतिबंध लगना चाहिए। अधिकारियों की चयन परीक्षा में उम्मीदवार के मनोवैज्ञानिक परीक्षण पर विशेष बल दिया जाना चाहिए, जिससे नैतिकता के प्रति उसका रुझान जांचा जा सके। जैसे सेनाओं में मनोविज्ञान की व्यापक परीक्षा की जाती है। प्रशिक्षण के दौरान जनप्रतिनिधियों के लिए फॉर द रिप्रेजेंटेटिव्स ड्यूरिंग द ट्रेनिंग, अधिकांश प्रतिनिधि ऐसी पृष्ठभूमि से आते जिन्हें शासकीय ढांचों तथा नैतिक शासन से संबंधित जानकारी नहीं होती। अनेक प्रतिनिधियों को संविधान तथा महत्वपूर्ण अधिनियमों की भी जानकारी नहीं होती। स्वयं सदनों, विधायिका के सदन को नियम बनाकर जनप्रतिनिधियों को बाध्य करना चाहिए कि वे एक अनिवार्य प्रशिक्षण में शामिल हों, जिसमें निम्नलिखित पहलुओं पर जानकारी दी जाए: संविधान के मूल आधार पर, प्रतिनिधियों के अधिकार और कर्तव्य पर, देश भर में शासन और प्रशासन का पूरा ढांचा और उसमें उनकी भूमिका पर, देश के भीतर व अन्य देशों में जनप्रतिनिधियों ने कोई महत्वपूर्ण नवाचार, इनोवेशन किया हो या विशिष्ट योगदान दिया हो, ऐसा मामला अध्ययन, केस स्टडीज़ करना। नैतिक संहिता तथा आचरण संहिता की स्पष्ट जानकारी प्रदान करना। उन कानूनों तथा संस्थाओं की जानकारी प्रदान करना जो उनके अनैतिक आचरण की जांच तथा दंड के लिए जिम्मेदार हैं, तथा कुछ ऐसी केस स्टडी बताना जिसमें किसी प्रतिनिधि की सदस्यता समाप्त हुई हो या दंड मिला हो। प्रशिक्षण के दौरान सिविल सेवकों के लिए फॉर सिविल सर्वेंट्स ड्यूरिंग द ट्रेनिंग, ग्रामीण समाज और सामाजिक समस्याओं का सीधा अनुभव देने के लिए क्षेत्र प्रशिक्षण, फील्ड ट्रेनिंग, वंचित वर्गों के प्रति समानुभूति विकसित करने के लिए विशेष प्रशिक्षण, सेवा के दौरान सिविल सेवकों के लिए फॉर सिविल सर्वेंट्स ड्यूरिंग द सर्विस, आचरण संहिता व नैतिक संहिता स्पष्ट हो और ऐसी हो कि उनके अनुसार आचरण करना संभव हो। कानून व्यवस्था जो लॉ होता है, लॉ एंड ऑर्डर में भी उसके अनुरूप प्रावधान होने चाहिए। आचरण संहिता व नैतिक संहिता स्पष्ट हो और ऐसी हो कि उनके अनुसार आचरण करना संभव हो। कानून व्यवस्था में भी उसके अनुरूप प्रावधान होने चाहिए। कार्य संस्कृति के स्तर पर नैतिक मूल्यों को महत्व प्रदान करना। सरकार किसी विशेषज्ञ समिति से इस विषय पर अनुसंधान करवा सकती है कि कौन कौन से विभागों में तथा उसके भी कौन कौन से अनुभागों में भ्रष्टाचार या नैतिक मानदंडों के उल्लंघन की संभावनाएं ज़्यादातर हैं। इस आधार पर प्रत्येक विभाग व अनुभाग के लिए खतरे का स्तर चिन्हित किया जाए और उसी अनुपात में उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने वाली संस्थाएं व्यवस्थाएं लागू की जाएं। जिस विभाग में नैतिक खतरे ज़्यादा हैं उनके लिए विशिष्ट आचरण संहिताएं, विशेष नियम व विनियम, निर्णय की प्रक्रिया में अधिक व्यक्तियों की भागीदारी जैसे कदम उठाए जा सकते हैं। पूर्व सक्रिय सतर्कता, प्रोएक्टिव विजिलेंस की आवश्यकता है। इसका अर्थ है कि भ्रष्टाचार हो जाने के बाद सतर्क होने की बजाय सतर्कता ऐसी होनी चाहिए कि उसे होने से पहले ही रोक दें। इसके लिए निम्नलिखित तरीके प्रयोग में लाए जा सकते हैं। विभिन्न अधिकारियों की सत्यनिष्ठा का वार्षिक मापन हो, जिसके लिए वस्तुनिष्ठ तरीके होने चाहिए। सत्यनिष्ठा के पिछले विभिन्न वर्षों के अंकन या स्कोर के आधार पर अधिकारियों को 3 वर्गों में बांटा जाए और यह वर्गीकरण गोपनीय हो, कॉन्फिडेंशियल हो, सीक्रेट हो। अति उच्च सत्यनिष्ठा, एब्सोल्यूट और हाई इंटीग्रिटी, साधारण सत्यनिष्ठा, ऑर्डिनरी इंटीग्रिटी, संदिग्ध सत्यनिष्ठा, डाउटफुल इंटीग्रिटी। इन आधारों पर विभिन्न विभागों में अनैतिक आचरण की संभावनाएं देखते हुए अधिकारियों की नियुक्तियां होनी चाहिए। उदाहरण के लिए अगर निरपेक्ष सत्यनिष्ठा के किसी अधिकारी को ऊर्जा, कोयला या दूरसंचार मंत्रालय का सचिव बना दिया जाए तो संभावना बनती है कि वह कई हजार करोड़ रुपए के संभावित भ्रष्टाचार को रोक देगा। इसके अलावा संदिग्ध सत्यनिष्ठा के अधिकारियों की सूची भ्रष्टाचार निवारक संस्थाओं जैसे CBI, IB जैसे संगठनों को भी दी जानी चाहिए और उनकी कार्रवाइयों पर लगातार नज़र रखनी चाहिए।
कुछ ऐसे लोग जो कर्मचारी नहीं हैं किंतु इन संदिग्ध अधिकारियों या कर्मचारियों के साथ निरंतर संपर्क में हैं, उन्हें संभावित मध्यस्थ या दलाल मानकर उनकी भी निरंतर निगरानी होनी चाहिए। सतर्कता आयुक्त की सहमति वस्तुनिष्ठ आधारों पर, तो सतर्कता आयुक्त की सहमति के बिना किसी भी महत्वपूर्ण पद पर नियुक्ति ना हो, ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए। सिविल सोसाइटी की सक्रियता। सक्रिय सिविल सोसाइटी शासकीय अधिकारियों की निगरानी कर सकती है। यदि नागरिक अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हों तो भ्रष्टाचार के अवसर स्वाभाविक रूप से कम हो जाते हैं। सत्यनिष्ठा समझौते, इंटीग्रिटी पैक्ट। इसका अर्थ है कि सरकार जिन भी कंपनियों को किसी भी परियोजना के लिए ठेका देगी, उसके साथ यह समझौता करेगी जिसमें लिखा होगा कि वह कंपनी पूरी प्रक्रिया में किसी भी तरह का अवैध लेन देन नहीं करेगी, और यह यदि साबित होता है कि उसने ऐसा किया है तो उसे न सिर्फ उस ठेके से हाथ धोना पड़ेगा बल्कि उसे कई अन्य नुकसान भी उठाने पड़ेंगे। ये समझौता निविदा भरने वाली सभी कंपनियों के साथ किया जाता है, जिसका सामान्य परिणाम यह है कि सभी कंपनियां तय कर लेती हैं कि वे अवैध लेन देन नहीं करेंगी। ऐसी स्थिति में अधिकारियों के पास कोई अनुचित मार्ग बचता ही नहीं। अभी यह प्रयोग शुरुआती स्तर पर है, भविष्य में इसके बड़े लाभ देखे जा सकते हैं।